नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका साहित्य दर्पण पर। और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है 15 तारीख को 15/10/2022। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि क्या उसकी आंसर की है और किस प्रकार का प्रश्न जो पेपर है वो आया है आपके सामने। तो सबसे पहले असल में क्या है कि जो पेपर मैंने अपलोड किया है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो प्रश्न संख्या जो पहली होनी चाहिए असल में यहाँ पे 14 हो रही है। तो उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपका पेपर हो सकता है, आपको तो प्रश्नों कि जो कह सकते हैं कि प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है। तो पहला प्रश्न यहाँ है कि निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो राजपत्र यानी कि गजट, और राजपत्र पत्र में प्रकाशित होने वाला जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अधिसूचना जो होगी वो राजपत्र में प्रकाशित होती है। जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं, इसका ऑप्शन है सही, वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उसको परिपत्र कहा जाता है। ये अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से पूछा गया प्रश्न। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, व्याकरण के हैं। तो यहाँ स्वातंत्र देश शुद्ध है, हितैषी है, लेकिन यह तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, तत्धन उपरांत। फिर दूसरा है, देखिए आप यहाँ अनुग्रहित, अनुग्रहित में आपको पता हो तो ये वाला ऑप्शन आता है री की मात्रा। फिर मंत्रिमंडल में त्री छोटी आती, तात्कालिक सही लिखा है। और यहाँ जो अपना ऑप्शन सही है वो है 2 नंबर यानी कि निरपराध, उच्छ्वास और उच्छृंखल जो है वो सही है। यहाँ पुष्टि में टी आएगी। और अभ्यर्थी की अगर हम बात करें तो यहाँ अभ्यर्थी होता है, न कि अभ्यर्थी। फिर क्वेश्चन नंबर अगले पे बात करें तो निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि सबका एक साथ देखने वाला वो समदर्शी होता है, जो पहले हो चुका उसको भूतपूर्व कहते हैं। और उपकार को मानने वाला, उपकार को जो न मानने वाला होता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, जबकि जो उपकार मानने वाला होता है वो होता है कृतज्ञ। मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। और अच्छे आचरण वाला सदाचारी होता ही है। अगला क्वेश्चन है शुद्धि वाक्य बताइए। तो शुद्धि वाक्य यहाँ पे होगा सब यहाँ कुशलतापूर्वक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सब यहाँ कुशलतापूर्वक है। और ये थोड़ा कह सकते हैं कि स्टार भी लगा सकते हैं अब इस प्रश्न को कि इसमें क्या माना जाए, क्योंकि कई सारे जो विद्वान साथी हैं वो कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सर्वोच्च स्मृति से ली है या फिर ली गई है, आएगी क्या आएगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला स्टेप भी, लेकिन फिर भी यहाँ लगता है कि सब यहाँ कुशलतापूर्वक है। आग में घी डालना मुहावरा जो है उसका सही अर्थ होता है क्रोध को भड़काना। ये सामान्य पूछा गया प्रश्न है। यह शब्द अनेकार्थी, यहाँ कौन सा शब्द है जो अनेकार्थी है। तो यहाँ उसका जो आंसर है वो है कर। और जैसा कि क्योंकि मैंने ये पेपर दिया नहीं है, मैं पहले से सिलेक्टेड हूँ, तो और समस्या ये भी है कि जिससे ये पेपर लिया उसने भी इस पर टिक कर रखे हैं, तो इसलिए मैं जो टिक कर रहा हूँ वो उसका आंसर सही है। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। कर, कर का मतलब होता है टैक्स, हाथ, सूंड, ये भी अनेकार्थी शब्द है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 1। फिर है कि किस विकल्प के दोनों शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब बहुब्रीहि समास की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन माना जा रहा है वो है जितेंद्रिय और मुनिवर। और अगर हम राघव प्रकाश की बात करें तो उन्होंने निर्जन को और पंचानन को, दोनों को बहुब्रीहि समास के जो किताब है उनमें उसमें उदाहरण के रूप में इन दोनों को दे रखा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तो ये जितेंद्रिय और मुनिवर होना चाहिए। तो अब फिर भी देखना है कि कहानी कहाँ बदलती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डिलीट होने के आसार भी रहते हैं और वो आरपीसी क्या मानती है उस पर सोचना पड़ेगा। 22वां कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अपने ये दूसरा नंबर, प्रसून, कुसुम और पल्लव। क्योंकि यहाँ गंगा त्रिपद का अलग होता है, राक्षस मनुजात दैत्य होता है। प्रसून और कुसुम का मतलब तो पुष्प होता ही है, लेकिन पल्लव क्योंकि जैसे कि आपने पता हो तो सुमित्रानंद पंत की रचना भी है पल्लव। तो जो कोंपले जो निकलती है, नई नई कोंपले पे जो जब पतझड़ के मौसम के बाद जो नई कोंपले आती है, नए नए पत्ते आते हैं, उनको पल्लव कहते हैं, फूल को पल्लव नहीं कहते। यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 पे बात करें कि अगले क्वेश्चन पे ही समझ लीजिए आप, तो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर होगा जो इसमें लगा रखा है 3 नंबर यानी कि निह धन रोग निरोग और सत्य धन मार्ग सन्मार्ग। और यहाँ पे देख सकते हैं अपन की प्रत्येक प्रतिधन 1 में यण संधि है। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो नंबर होगा 3। फिर है कि अगला कि निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, निजी प्रतिष्ठान होते हैं वो भी निविदा जारी करते हैं, तो इसलिए ये इसका आंसर सही है। फिर है 25वां की कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्ति को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि विज्ञप्ति जारी करते हैं कोई भी राजकीय और गैर राजकीय जो प्रतिष्ठान होते हैं। प्रेस विज्ञप्ति अपन देखते ही हैं, असल में आती है अखबारों में। तो भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये भी सिंपल प्रश्न ही पूछा है, एक तरह से कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था शुक्ल का विरोध करते हुए कि ये एक स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो इससे कह सकते हैं अपने कि साइकोलॉजी से आ रहा है कि संवेदनात्मक बुद्धि का प्रमुख तत्व क्या है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि
साइकोलॉजी के प्रश्न होने के नाते इसमें थोड़ा सा अपन ज़्यादा सोचेंगे समझते ए और बी इसमें मान रखा है, इसमें ए और बी सही है। तो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के लिए दिया है कि क्वेश्चन नंबर 47 में, तो यहाँ पे इसके अनुसार विद्यार्थी अनुच्छेद छोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पे 4 नंबर सही माना गया है। तो 48 में दे रखा है कि इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन से हैं। सर्वांग निरूपक सभी को निरूपक करने वाले इसमें कवि कौन है, तो यहाँ पे मतीराम इसका सही आंसर है, सर्वांग निरूपक कवि हैं। और फिर किरीति भुनिति प्रतिबली सोई, इसमें भूति से क्या आशय है, तो यह भूति से आशय है संपत्ति, यानी कि इसका जो आंसर है वो है 4 नंबर। फिर है मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहा जाता है, यह है संचारी भाव, बिल्कुल संचारी भाव कहा जाता है। काशी नागरिक प्रचारक की सभा की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1893 में, तो इसका आंसर ये होगा। फिर कौशल के सेनापति किसका दमन करने चाहते हैं, तो मगध का। जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है पुरस्कार ये वहाँ से आया है। पीयूष से कहूँ संदेशड़ा है बोराई काग, ये जो है कह सकते हैं कि झांसी की पंक्तियाँ है, पद्मावत से ली गई है, पद्मावत के मलिक मोहम्मद झांसी की। चौपाई के संबंध में सही कथन, तो इसका है आंसर 3 कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये सिंपल प्रश्न ही पूछा था और मैंने छंद को लेकर के एक वीडियो बनाया भी था जिसमें मैंने बोला भी था कि किस किस प्रकार से प्रकृति क्या है आरपीसी की प्रश्न पूछने की। तो निखिल मित्र कौन सा सहयोगात्मक अधिगम काव्य नहीं, ये साइकोलॉजी से आया है, तो थोड़ा सा आप इसको ज़रूर देखें। साइकोलॉजी वाले जो जैसे कि जो टीचर्स हैं उनका आप देखें, हम हिंदी साहित्य की बात असल में कर रहे हैं यहाँ पे। तो ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है, तो यहाँ पे जो ज्ञापन का उसमें ये 4 नंबर, क्योंकि ज्ञापन में हितैषी प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के अनुसार दाईं तरफ नहीं लिखा जाता है, ये इसलिए इसका सही आंसर है। फिर है कि किस विकल्प पे असंगत विलोम शब्द है, तो ये है अजर और अमर, यानी कि अमर का मतलब भी अमर होता है और अजर का मतलब जो जड़े नहीं यानी कि जो मरे नहीं वो अमर है। तो ग्रस्त यानी ग्रहण करना, जैसे कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ मुक्त, सूकर, दुष्कर, यथार्थ और कल्पित, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। फिर किस विकल्प में सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हैं, तो इसका आंसर है अनुज, अनु प्लस ज, यानी कि अनु यानी पीछे का और ज यानी पैदा होने वाला, इन पीछे पैदा हुआ इसलिए अपन छोटे भाई को अनुज कहते हैं। अनुग्रह, और यहाँ पे अनुरूप और अनुपयुक्त, अनधन उपयुक्त होगा, या अनुचित में अनधन उचित होगा, या अनुवर में अनधन उर्वर, जो उर्वर जमीन नहीं हो, अन यानी नहीं, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा 2 नंबर। फिर होगा नी प्रत्यय रहित वाला शब्द विकल्प कौन सा है, तो यहाँ होगा ना नी, यानी कि। और अगला क्वेश्चन है कि किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक का नाम और पद छपा रहता है, तो वो है अर्धशासकीय पत्र। बिल्कुल, अर्धशासकीय पत्र में ऊपर बाईं ओर जो पदाधिकारी होता है उसका नाम और पद छपा हुआ रहता है। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा 3। करोड़ का यानी होता है अर्थ गोद, और करोड़ यानी होता है 100 लाख। यहाँ अचल जो चले नहीं यानी पर्वत को कहते हैं अचल, और अचला यानी पृथ्वी सही है। तरणी यानी नाग होता है, और तरुणी यानी षोडशी होता है, और सूची का मतलब तालिका होता है। लेकिन सची इंद्राणी जो है, सची यानी कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी, उसका नाम सची है, सूची नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्दों और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में, तो इसका है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पर्याप्त, परिधन आप्त, दूरदीन दूरधन दीन, और अभ्यागत अभिधन आगत, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा 4। फिर अगला है 8वां प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द ढूंढना, तो निरोग में नी बड़ा आता है, ऊपर आ ही चुका था पहले, या अमन नहीं होता, अमन होता है। फिर सौहार्द इसका सही आंसर है, और फिर पुनरावलोकन होता है, वो पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनर्धन अवलोकन, पुनर में र में हलंत लगता है। का बरखा जब कृषि सुखाने, ये सिंपल प्रश्न है, तो यह काम बिगड़ने पर सहायता की कोई व्यर्थ होती है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। अनेकार्थी, अज का अर्थ, अज का यानी विष्णु होता है, शिव भी होता है, मेंढा भी होता है, तो यहाँ घोड़ा इसका सही आंसर है। बिल्कुल, अज का अर्थ घोड़ा नहीं होता है। मुहावरे का सही अर्थ है, तो दांत काटी रोटी यानी कि पक्की दोस्ती। बिल्कुल, दांत काटी रोटी होना यानी कि पक्की दोस्ती होना। एक ही थाली में खाना, इसका मतलब यूँ भी होता है एक दांत से काट करके दूसरे को खिलाना है, तो पक्की दोस्ती। जब गहरी दोस्ती होती है तो वह इसका सही आंसर है। फिर है कि किस विकल्प में सभी जो शब्द है वो तत्पुरुष समास से निर्मित है, तो यहाँ मन, मनोहर, हवन कुंड और भयभीत। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर है मन को हरने वाला, हवन कुंड, और भय से भीत, हवन के लिए कुंड। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाला सवाल हो रहा है कि बुढ़ापा अपन पढ़ते हैं तो आपा आता है, तो यहाँ मूल रूप से माना जो गया है वो है मारुति, मारुत धन ई, मारुति, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर।
फिर है लोन्जाइनिस के उदात्त में भावावेश की तीव्रता, ये सिंपल क्वेश्चन ही पूछा है, डायरेक्टली मतलब कह सकते हैं कि लोन्जाइनिस के उदात्त से आया है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 1 नंबर, भावावेश की तीव्रता। सघन कुंज छाया, स्मलित के यमुना के तीर, तो यहाँ पे अगर हम कहें तो ये बिहारी का है, जो ये दोहा दिया गया है आपके बिहारी सतसई से, बिहारी का है, इसका आंसर होगा बिहारी। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो इसमें है दोहा, जैसा कि मैंने अपने छंदों में बताया भी था कि ऐसा है कोई देखे आपको डायरेक्ट मात्रा अगर याद है 13-11 पर तो आप इसमें कर सकते हैं, तो दोहा इसका सही आंसर है। फिर है कि को गति ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर, श्लेष अलंकार है, काफ़ी प्रसिद्ध अलंकार भी है ये और उदाहरण भी प्रसिद्ध है। तो वृषधन भानु धन झा, झा यानी कि वृष यानी बेल की, और वृष भानु की झा यानी राधा के पिताजी का नाम वृष भानु झा, इसलिए 2 अर्थ एक साथ निकल रहे हैं, चिपके हुए हैं। 39 वापिस ये आ रहा है कि साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, इसलिए अपन इस पर ध्यान नहीं देंगे। और फिर आता है शुक्ल जी के लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि किसे कहा, तो इसमें है घनानंद है, इसमें 40 का जो सही आंसर है वो है घनानंद। घनानंद को उन्होंने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का कवि कहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है साइकोलॉजी से है, तो ये सिंपल ही है, आपने मिला ही लिया होगा। जनसंचार के सारे जो माध्यम है वो जनसंचार के उपयुक्त सभी, इसका आंसर है माधव के ब्याह को 1 साल ही हुआ था, ना कि 3 साल हुए थे, इस बात का ध्यान रखें आप। और आचार्य कुंतक ने इनमें से किसी वक्रोक्ति का वेद नहीं माना, ये 6 वेद माने हैं उन्होंने, उसमें से अर्थ वक्रता को उन्होंने नहीं माना, ये क्वेश्चन पहले भी नेट में भी पूछा गया था। तुलसीदास की रचना नहीं है, तो राम रक्षा स्रोत, तुलसीदास की रचना नहीं है, क्योंकि ये जो राम रक्षा स्रोत है वो बुद्ध कौशिक एक ऋषि हुए हैं, उनकी रचना है राम रक्षा स्रोत। दादू दयाल की रचना अंगवधु है, सब अपन जानते हैं कि अंगवधु इनकी रचना है। फिर है 58 क्वेश्चन, किशोरावस्था के नेत्र, ये साइकोलॉजी से है। शुक्ल जी की कैसी वृत्ति वालों की को कविता न करने की सलाह देते हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है तुच्छ वृत्ति वालों को। कविता क्या है, सही उन्होंने ये उठाया है, तुच्छ वृत्ति वाले जो लोग होते हैं उनको कविता नहीं करने की सलाह शुक्ल जी ने दी है। चौथा सप्तक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा, तो ये नंदकिशोर आचार्य हैं, जिनका संबंध राजस्थान से भी रहा और चौथे सप्तक के कवि भी हैं। और वैसे भी जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो तीनों ही चौथे सप्तक में नहीं है, और एक ही ऑप्शन है, तो सरल था कि क्वेश्चन इसको अपन कर सकते हैं। रीति काव्य का प्रमुख काव्य भाषा ब्रज रही है, और क्योंकि भक्ति काल में ब्रज और अवधि दोनों का पर तुलसी का समान रूप से अधिकार था, लेकिन रीति काव्य पूरा ब्रज ही था। 62 कहानी छोटे मुँह, ये नामवर सिंह का कथन है, कहानी छोटे मुँह बड़ी बात करनी है, नामवर सिंह का कथन है। बड़े नैनन सो आंसू भरी धारी, गोरो गोरो मुख आज औरों से बिलानु जात, ये जो है वो देव की पंक्तियाँ है, देव रीतिकाल के प्रखर कवि हैं। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथक माने उनमें से नहीं है, तो राहुल वेल नहीं है, इसमें से याद रखना है अपन को, राहुल वेल जो कि रोड़ा कवि की शिलांकित करती है। फिर हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में नहीं है, हिंदी क्षेत्र में आने वालों में उड़ीसा नहीं है, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है। मनुष्य का मन समुद्र में तैरते हुए बर्फ के समान है, इसका तो सिगमंड फ्राइड है, क्योंकि ये साइकोलॉजी का बली रहा हो, लेकिन प्रसिद्ध कथन है, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा याद है। सतगुरु के सदके करूं, सदके का मतलब नौछावर होना है, मैं सदके जावा वारी जावा, तो इसका मतलब होता है नौछावर होना। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में ये आया है, तो इसका जो सही आंसर है 145 का वो 3 है, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फिर निम्न में से स्थायी भाव नहीं है, तो स्थायी भाव स्वेद, क्योंकि ये सात्विक अनुभव है, अगर आपने पढ़ा है तो विभाव अनुभव में भी 4 वेद आते हैं, उसमें से चौथा जो वेद है वो है सात्विक अनुभव। चाहियत युगल किशोर लखी लोचन युगल अनेक, यहाँ है कि यहाँ पे जो 2 नेत्र हैं ये शोभा देखने के लिए अपर्याप्त है युगल की। जो बिनु काजू दाहिनु बाहें, यह पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरित की किस कांड से ली गई है, तो जाहिर है कि आपके सिलेबस में ही बालकांड दे रखा है, तो आप अगर बालकांड भी कर देते तो इसका आंसर सही होता, अगर ये आपने नहीं किया है तो। फिर है अगला कि शब्दों के अलंकार श्रोता को वक्तव्य की ओर उत्सुक बनाते हैं, वैसे ही अर्थालंकार उस वक्तव्य को गाढ़ भाव से अनुभव करने में सहायक होते हैं। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो ज़रूर इसका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए। फिर आरपीएससी क्या मानती, क्योंकि ऐसे जो कोटेशन आते हैं वो कहीं से भी उठ के आ जाए, तो और इसका जो सही आंसर 150 में 4 है, क्योंकि मिश्र बिंदु विनोद की अगर हम बात करें तो उनकी जो कुल प्रकाशित भाग 4 है, पहला जो आया था 1913 में और दूसरा आया था 3 जो पहले हैं वो 1913 में आ गए थे, फिर चौथा जो भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं कि शिक्षण अधिगम के लिए यहाँ पे बात करें अपन, अगर क्वेश्चन नंबर में शिक्षण अधिगम की सामग्री वहाँ से आया है, तो इसका जो सही आंसर ये दे रखा है इसमें 4 अ ब स द सभी इसमें सही है। लक्षणा शब्द शक्ति का सही उदाहरण, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हैं कि स्टार लगाने जैसा है,
कि इसमें अपन क्या माने नहीं माने। तो इसमें आगी बढ़वाग्नि ते बड़ी आगी पेट की, कुछ विद्वानों ने ये भी बोल रहे हैं कि कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना। तो थोड़ा मतलब मूल रूप से कह सकते हैं कि जो इसका जो मुख्य अर्थ है वो बाधित होना चाहिए, और हो रहा है कि आगे बढ़वानी है तो बड़ी आगे पेट की, तो पेट की आग कैसे हो सकती है, यानी कि भूख। तो थोड़ा सा लक्षण, इसलिए दो, मेरे ख्याल से दो होना चाहिए इसमें। फिर घिसू के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भरपेट भोजन किया था काफ़ी समय बाद, इसलिए उनको पुण्य मिलेगा। वल्लभाचार्य ने जीव में प्रवाह पुष्टि है, तो यहाँ पे ब्रह्म जीव कह सकते हैं अपन कि उन्होंने नहीं माना है ब्रह्म जीव को, ऑप्शन नंबर 2। रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना व उनके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की। तो इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्यों का विभाजन किया था रीतिकाल में। समूचा भारतीय काव्य रस के को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है। यहाँ पे मेरे ख्याल से नंद दुलारे वाजपेयी होने चाहिए, क्योंकि रसवादी आचार्य हैं। तो और ये थोड़ा स्टार लगा के सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन अभी भी ऑथेंटिक कह सकते हैं, मिल नहीं रहा। तो किसी ने अभिनव गुप्त माना है, किसी ने शंभु गुप्त माना है, तो मेरे ख्याल से नंद दुलारे वाजपेयी होना चाहिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं, ये तो ये फेमस है कि प्रसिद्ध कथन है, तो ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। और फिर दारा की न दूर यह रार नहीं खजूबे की, उक्त पंक्ति किस कवि की है, तो ये भूषण की है। रीतिकाल के जो ओज के कवि हैं भूषण, उनकी है। और फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इसमें 97 की अगर हम बात करें तो इसमें ए सही दे रखा है कि ए, बी और डी है ना। तो ये आपको साइकोलॉजिकल जो प्रसिद्ध जो भी विद्वान है वहीं से आप देखें तो ठीक रहेगा। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि इसमें एक ध्वनि के लिए एक अधिक लिपि चिन्ह नहीं होते हैं, एक ही लिपि चिन्ह होता है। क ख ख ग लिखना है तो अपन वही लिखेंगे, सबसे बड़ी वैज्ञानिकता इसमें यही है। फिर अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमान एक प्रतिभा सही युग में, इसका रिचर्ड सस्मैन पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, इसका ये सही है। वृंदावन विरद फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी झानी संग डोले बोले मोर। नीरद यानी बादल और यामिनी यानी रात, बादलों की रात जान के मोर बोल रहे हैं, यानी कि भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रम हो गया है मोरों को। निम्न में से कौन सा कथन आईसीटी बारे में सही नहीं है। शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शिक्षक के शारीरिक श्रम को कम करता है, जी नहीं, बिल्कुल ये विकल्प तीसरा जो ऑप्शन है इसका ये सही है। आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है, बिल्कुल विकल्प नहीं है, क्योंकि शिक्षक एक सहयोगी के रूप में वहाँ उपलब्ध रहते ही है। हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, बिल्कुल सही केशव दास है, क्योंकि यहाँ बहुतों ने सरपाद कर दिया हो, क्योंकि हिंदी का प्रथम कवि अगर की बात करें तो सरपाद है, आचार्य नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो यहाँ अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, ब्रज नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये पश्चिमी हिंदी की है। फिर साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश, ये प्रसिद्ध परिभाषा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसका आंसर है 1 और 11 वर्ष और उससे अधिक। सतगुरु समान को सगा, समान यानी सतगुरु के समान कौन सगा है, तो यहाँ समान है, इसका सही आंसर है वो है 3। सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है दुनिया में। लक्ष्मण जब श्रांत पवन की तरह आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती है। लक्ष्मण जब सामान पवन की तरफ आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती है, सुरभि समान। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुरभि समान बनना चाहती है। सुरभि का मतलब होता है खुशबू और सुरभि का मतलब होता है सुगंध, गाय, याद रहे। उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहा है, तो यहाँ अल्लड़ है, इसका सही आंसर है अल्लड़ सत्योत्तर में। फिर पद्मावत की भाषा मानी गई है, तो पद्मावत की भाषा ठेठ ग्रामीण अवधि है, याद रहे अवधि, यहाँ सिर्फ अवधि लिखा है तो फिर भी ठेठ ग्रामीण अवधि। और कविता के 2 मुख्य भेद में प्रचलित है, तो यहाँ पे भी अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये संशय का रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कह रहा है कि आत्मनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ है, महाकाव्य और प्रगीत है। तो मेरे ख्याल से तो ये आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। फिर भी अभी संशय कह सकते हैं अपन, सर्वज्ञ होने का दावा तो कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करता। तो किस विकल्प के सभी जो शब्द हैं वो स्वर संधि के हैं, यानी कि किस विकल्प की जो सभी शब्द है वो स्वर संधि के हैं। ये सिंपल था वैसे तो, कोई ज़्यादा दुविधा वाली बात नहीं थी। उत्तम धन अंग, फिर विद्या धन अर्थी और देवी धन इच्छा। यहाँ पे उत्तम धन अंग में कह सकते हैं उत्तम अंग, ये आपका सही आंसर है। अधिसूचना के संबंध में सही कथन, तो अधिसूचना में वास्तव में कथन है कि अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता ही होता है। राजपत्रित अधिकारियों उच्च अधिकारी नियुक्ति पत्र में ये नहीं होता है, ये नहीं आ रहा इसलिए, ठीक है। अगर पैराग्राफ की बात करें तो गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो श्रम का महत्व है। फिर अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, चींटी को श्रम का प्रतीक क्यों माना गया, तो वो अथक परिश्रम करती है। बिल्कुल, चींटी कभी थकती नहीं है, कभी सोती नहीं है, कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है लगातार। और मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति में सबसे आवश्यक है, बिल्कुल आपको भी लक्ष्य प्राप्त होगा, क्योंकि आपने श्रम किया है, मेहनत किया है, और इस मेहनत के दम पर ही आप इस फर्स्ट ग्रेड श्रेणी में आ पाएंगे।
पृथ्वीराज रासो को पंडित घटना तथा संत को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले हैं वो है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा यहाँ पे है, क्योंकि शुक्ल ने अपने इतिहास में इनका जिक्र किया है कि पंडित महामनो क्या कह सकते हैं कि महामना पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी इन घटनाओं को बिल्कुल भाटों की तरह माना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ से लिया है, तो शुक्ल का नहीं है ये। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है, तो ये 84 है। नाथों की संख्या 9 है, सिद्धों की संख्या 84 है। निर्मितवाद और रचनावाद ये थोड़ा सा, क्योंकि इसका कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का है, तो आप देखें जरूर। रहमान आंसुआ नयन ढरी जी दुख करे जाई निखारो गए थे कसने भेद गए थे, यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है, यानी कि कोई बात का करके बिंब प्रतिबिंब भाव का उदाहरण हो, यहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। फिर है 3 प्रकारों की व्यंजना में आनंदवर्धन ने किसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया है, तो वो है रस ध्वनि। इसका सही आंसर है रस ध्वनि। उन्होंने 3 प्रकार की ध्वनियाँ बताई है, जिसमें से सबसे अच्छी, बढ़िया और उत्कृष्ट मानी है रस ध्वनि को। भारतेंदु का मूल नाटक, अब यहाँ से भी थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हैं कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मुझे लगता है, प्रेम जोगिनी और ये दोनों को, क्योंकि प्रेम जोगिनी के कोष्टक में नाटिका लिखा है और सत्य हरिश्चंद्र के कोष्टक में नाटक लिखा है, तो काफ़ी सारे विद्वान चौर को मान रहे हैं, तो कुछ इसको भी मान रहे हैं सत्य हरिश्चंद्र को, तो प्रेम जोगिनी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। फिर देखते हैं कि कहानी कहाँ बदलती है। फिर 112 में शक्ति निरूपणता लोकशास्त्र, ये मत का कथन है और कथन क्योंकि प्रसिद्ध भी है। शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्ति के जन्म से वही, तो कई बार परिभाषा पूछी गई है क्रॉन करो की। संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को क्या माना गया है, तो ये पूरी लाइन ऐसी आई है कि संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को कोमल माना गया है, ना कि कठोर, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये कठोर है। तो विठलनाथ के शिष्य नंददास है, कि बाकी जितने जो तीनों दे रखे हैं वो विठलनाथ के पिताजी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। यहाँ सच में आया, यह सच कहानी जो है मनु भंडारी की, उसमें कानपुर की घटना है। आनंद कादम्बिनी के संपादक उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ये इसका सही आंसर है। फिर है बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, ये पंत की कविता है, पंत की कविताओं की पंक्तियाँ हैं और कह सकते हैं कि यह पंत की कविता की अंतिम पंक्तियाँ बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। नीचे कुछ मनोवैज्ञानिक और उनके दिए गए हैं, तो यहाँ पे तो ये सरल क्वेश्चन ही था साइको का, क्योंकि कॉलर ने चिंपेजी यानी कि सुल्तान नमक चिंपेजी पे प्रयोग किया था। राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र यहाँ जो है वो है मजहरुल सुरूर, ये इसका सही आंसर है। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र है जो कि भरतपुर से निकला था। मोतीलाल मिनारे के अनुसार बिसलदेव रासो का रचनाकाल समय बिल्कुल 16वीं शताब्दी। मोतीलाल मिनारे के अनुसार जो है वो 16वीं शताब्दी सही है। फिर अनुकरण सिद्धांत, क्योंकि ये जो आपने कह सकते हैं कि अरस्तु को अनुकरण सिद्धांत, ये बिल्कुल पुनर्प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है, सही है इसमें दूसरा ऑप्शन। फिर है श्री संप्रदाय, ये भी ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं है, रामानुजाचार्य का है। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, और विकल बटो ही बीसी पदियो मूर्छा खाए, यानी कि भयानक रस का यहाँ संचार हो रहा है, डर की बात चल रही है। एक तरफ अजगर है और एक तरफ मृग यानी कि शेर। जहाँ तन की झाई परे शाम हरित दुति होए, बिहारी का दुआ है, श्लेष अलंकार है। जब भी अपन श्लेष के उदाहरणों में पढ़ते हैं तो ये ज़रूर आ जाता है, तो सिंपल है। लोग है लागी कवित बनावत मोहित, तो मेरे कवित बनावत, ये गणानंद की पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति। और मैंने जब कहें कि पिछले बार जो पेपर सोल्व कराए हैं कॉलेज लेक्चरर के, उसमें भी इस पंक्ति का जिक्र मैंने किया था। यह विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है बात पूछ रहा है कि यहाँ पे ये मित्र विलास कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मित्र विलास पत्रिका है वो लाहौर से निकलती थी। जो सज्जन कीर्ति सुधाकर है वो जोधपुर से नहीं है बल्कि वो उदयपुर से है। फिर अगर भारत बंधु की बात करें तो वो दिल्ली से नहीं है, वो अलीगढ़ से निकलती है। और सदादर्श जो है वो अजमेर से नहीं है, वो काशी से निकलती है। इसलिए अपना आंसर हो गया सही 1 मित्र विलास। रीतिमुक्त काव्यधारा में इन्हें नहीं माना जाता, पजनेश नहीं है, गणानंद बोधा आलम ठाकुर चारों हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से, तो यहाँ मेरे ख्याल से प्रसाद होना चाहिए। कुछ मित्रों ने साथियों ने कह सकते हैं कि माधुरी भी माना है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रसाद सामने दिख रहा है क्योंकि माधुरी के कोई लक्षण मुझे यहाँ दिखाई नहीं देने पड़ते। देवकीनंदन खत्री का जो चंद्रकांता है बिल्कुल वो 1891 है, सही आंसर इसका है 1891। फिर है भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को, ये सिंपल है कि 14 सितंबर 1949 को इसको शामिल किया गया था और हम मनाते भी हैं हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो रस के संदर्भ में हृदय की मुक्तावस्था को संकीर्णता से मुक्त अनुभव करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और ये कविता के संदर्भ, कविता क्या है जो इनका निबंध है उसमें भी ये दे रखा है। डायरी में प्रतिदिन के ताज़े अनुभव, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही कही गई है डायरी को लेकर कर भी, और ये कह सकते हैं कि आत्मकथा को लेकर कर भी। मधु गालेकर ने राजा से प्राणदंड मांगा था, आपको पता ही हो कि उसने अरुण की मदद की थी, इसलिए उसको प्राणदंड दिया गया था और मांगा था।
आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1875 है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती से संबंधित थे और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। रस के निर्वैतिक होने का क्या अर्थ है? वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है। तो बिल्कुल इसमें आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही है। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व संदेश भेजने वाला होता है। तो ये इसका सही आंसर है। काव्य यशस्यर्थ करते व्यवहार विदेशी ये मम्मट इसके सही आंसर है। मम्मट ने ये परिभाषा दी थी। फिर है गुणवंत हेमंत जो है वो श्रीधर पाठक की पहली रचना है। गुणवंत हेमंत याद रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू के गद्य की जो प्रथम पुस्तक है वो कह सकते हैं तैयार करेंगे 1803 में। सही आंसर है इसका गार्सद तासी का ग्रंथ दस्तवाद लितुरेंदी हिंदुस्तानी ये का जो प्रथम भाग है वो 1839 में प्रकाशित हुआ था। फिर है कि काव्य लक्षण काव्य दृश्य कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ है चौथा ऑप्शन सही है। आदोषो सगुणो सलंकार श्रुत काव्यम, ये मम्मट की नहीं है, बाकी तीनों सही है। गोरी सोवे शेष पर ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं और इन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया यानी कि अपने गुरु की मौत के लिए कहा था जब वो स्वर्ग सिधार गए थे, तब की बात है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा बिल्कुल शुक्ल ने और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लगभग दोनों ने यही मानी है 693। तो इन्होंने यही मानी है शुरुआती दौर में, फिर इसीलिए उन्होंने अपना जो प्रथम कवि है स्वयंभू को मानने की भूल इन्होंने कर बैठे हैं। ये बिसलदेव रासो प्रधान तक काव्य है तो ये श्रृंगारी है। ये क्वेश्चन पहले भी पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, तो पुराने पेपर जरूर देखें। मरुभूमि का वह मेघ किस विख्यात भूमि की विख्यात विभूति की जीवनी है? याद रखिए यहाँ जीवनी पूछी है और घनश्याम दास बिड़ला की है। मरुभूमि का वह मेघ राजस्थान के कवि नहीं है। मेघराज मुकुल राजस्थान के, ऋतुराज नंद चतुर्थी, शिवमंगल सिंह सुमन ये उज्जैन से हैं, MP मध्य प्रदेश से, ये राजस्थान से नहीं है। आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन ये पहले भी आया हुआ है, तो खुमान रासो इसका सही आंसर है। खुमान रासो में महाराणा प्रताप को लेकर के जिक्र किया गया है। ऋतुराज का कविता संग्रह यहाँ पे है आशा नाम नदी, दूसरा ऑप्शन। फिर उद्दीपन किसे कहा जाता है? तो विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है, याद रखिएगा। कवि बीजक का भाग नहीं, ये भी सिंपल था कि सतबानी यानी कि रमेनी सबद और साकिन के भाग है। बंधु कौशल्या दिशि प्राची का आशय यहाँ है कौशल्या रूपी पूर्वी दिशा की वंदना। बंधु कौशल्या दिशि प्राची का आशय। फिर अगला है इनमें से कौन सा कथन असंगत है, यानी कि यहाँ आपको देखना है कि कौन सा कथन असंगत है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन जो है उल्लाला के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 नहीं, यहाँ की 15-13 उल्टी होती है, उल्टी कर दी है। तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि मैंने ये क्वेश्चन बताया भी था कि उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उसको लेकर के आप RPC क्वेश्चन पूछ रही है। कंप्यूटर समर्थित अधिगम ये उससे आया है अपने कह सकते हैं कि साइकोलॉजी से और ICT से, और यहाँ का जो आंसर है 2। फिर 109 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे एक वान पूवी नरेश कयामस, तो ये अगर कयामस वध का जो जिक्र करे अपने इसको लेकर के आधार मान करके अगर हम देखें तो ये जो है वो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई की रचना है वहाँ से पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। और फिर अगर हम बात करें 80 किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का प्रभावी तरीका है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 3 है, सिंपल दे रखा है कि छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है। तो ABCD इसका जो आंसर है वो तीनों है, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। फिर कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए क्या आपके लिए थे इसका कह सकते हैं कि ऑप्शन का जो प्रश्न नंबर बेटा है उसका ब राइट कर रखा है कि अ ब स द स, तो इसलिए इसको आपको देखना है कि कोड नंबर ब स द स। तो रागे राघव की रचना या धरती मेरा गाँव नहीं है, ये रागे राघव की रचना तो है लेकिन धरती मेरा घर है। और फिर तूफानों के बीच इसका सही आंसर है। फिर अगला दे रखा है मुर्दों की बस्ती नहीं है, उनकी रचना है एक मुर्दों का टीला। फिर 13वीं शती की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे 13वीं शती में आएगा संदेश रासक। 13वीं शती की ये तो 16वीं शती और 17वीं शती की है प्रमाल रासो। तो 12मासा शैली का वर्णन सबसे पहले बिसलदेव रासो में मिलता है, बिल्कुल ये सही है। अंबर पनघट में डूबो रही काफ़ी प्रसिद्ध जो पंक्तियाँ है जयशंकर प्रसाद की, और ये रूपक अलंकार है। इसमें विद्यापति की रचना कहते लेता कि भाषा जो है अव्वट है, याद रखें। और फिर सही क्रम में बताएं तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इस प्रकार से ये आपके सामने जो प्रश्न हमने सोल्व किए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ विवादों के रहे हो या फिर असमंजस की स्थिति हो सकती है, तो RPC की जो भी आएगी वो अंतिम रूप से सही होगी। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।